सो फर्स्ट टॉपिक ऑफ द डे इज डिलिमिटेशन। तो हुआ क्या कि अभी जो है कुछ न्यूज़ सर्कुलेट हो रही है कि जो गवर्नमेंट है वो एक प्रपोजल की तरफ आगे बढ़ रही है टू इंक्रीज द नंबर ऑफ लोकसभा सीट्स। ठीक है, और अगर मान लीजिए लोकसभा की सीट्स बढ़ती हैं देन देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि सदर्न स्टेट्स जो है डिसएडवांटेज में हो, और अगर मान लीजिए नहीं भी बढ़ती तो है क्या कि 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने जो है लोकसभा की सीट्स की डिलिमिटेशन को जो है फ्रीज कर दिया था टिल 2026। ठीक है, तो अभी 2026 आने वाला है। ठीक है, तो फिर से अगेन जो है रीड्रॉ ऑफ लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसीज होगा, जिसकी वजह से जो है अगेन सदर्न स्टेट्स में बी एट डिसएडवांटेज। ठीक है, तो उनको जो है थोड़ा फियर लग रहा है कि फ्रेश अगर डिलिमिटेशन एक्सरसाइज होती है तो देयर शेयर इन पार्लियामेंट कैन बी रिड्यूस्ड। ठीक है, तो इसी को पढ़ते हैं हम कि क्या है। पहले तो आपको डिलिमिटेशन पता होना चाहिए। डिलिमिटेशन इज बेसिकली द प्रोसेस ऑफ डिमार्केटिंग और डिलिनिएटिंग द बाउंड्रीज ऑफ द कंस्टिट्यूएंसी। ठीक है, डिलिमिटेशन सिंपली प्रोसेस है कि आप जो है कंस्टिट्यूएंसी की बाउंड्रीज को डिमार्केट कर रहे हो। ठीक है, फिक्स कर रहे हो, यू आर फिक्सिंग द बाउंड्रीज और बॉर्डर्स ऑफ द कंस्टिट्यूएंसी। ठीक है, तो इसमें देखो क्या होता है कि आपको पता है कि पूरे इंडिया को जो है कंस्टिट्यूएंसीज में डिवाइड किया गया। ठीक है, फॉर द पर्पस ऑफ लोकसभा इलेक्शन। ठीक है, तो लोकसभा में जैसे 543 सीट्स हैं, तो होल इंडिया हैज बीन डिवाइडेड इनटू 543 सीट्स। ठीक है, तो उस 543 सीट्स का पर्पस क्या है कि हर सीट या हर कंस्टिट्यूएंसी जो अपना एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव भेजेगी टू लोकसभा। ठीक है, एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए यहाँ पे सूरत है तो सूरत के लोग जो है एक अपना रिप्रेजेंटेटिव भेजेंगे लोकसभा में। यहाँ पे मान लीजिए जयपुर है तो जयपुर के लोग एक जो है अपना रिप्रेजेंटेटिव भेजेंगे, ऐसे कानपुर के लोग भेजेंगे, इलाहाबाद के लोग भेजेंगे, भोपाल के लोग भेजेंगे, मुंबई के लोग भेजेंगे, त्रिवंतपुरम के लोग भेजेंगे, चेन्नई के लोग भेजेंगे, एटसेट्रा। So this is how you are going to make sure that each and every person has their representative in parliament, in specifically Lok Sabha. ठीक है, लेकिन जो ये हमने पूरे इंडिया को 543 कंस्टिट्यूएंसीज में डिवाइड किया, ठीक है, तो जो उनकी टेरिटोरियल एक्सटेंट है, जो उनकी टेरिटोरियल साइज है वो डिफर करती है। दैट इज नॉट यूनिफॉर्म, कि हर कंस्टिट्यूएंसी का टेरिटोरियल साइज जो है इक्वल नहीं है। Because constitution choose to make population size of each constituency equal, not the territorial size. चाहे तो हम एरिया वाइज जो है इसको इस तरीके से डिमार्केट करते हैं कि सबका एरिया इक्वल आ जाता, फिर उसमें पॉसिबिलिटी क्या होती है कि किसी कंस्टिट्यूएंसी में पॉपुलेशन ज्यादा होती है और किसी में कम। ठीक है, फिर उससे रिजल्ट क्या होता है कि मान लीजिए जिस कंस्टिट्यूएंसी में पॉपुलेशन ज्यादा है, ठीक है, जिस कंस्टिट्यूएंसी में पॉपुलेशन ज्यादा है तो उस कंस्टिट्यूएंसी में लड़ने वाले कैंडिडेट्स को जो है ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ता, ज्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ते टू विन द इलेक्शन। और जिन कंस्टिट्यूएंसी में पॉपुलेशन कम होती तो वहां पर जो है कैंडिडेट इजीली इलेक्शन जीत जाता था। ठीक है, टू मेक श्योर कि ईच एंड एवरी कैंडिडेट कंटेस्टिंग इन व्हाटएवर कंस्टिट्यूएंसी ऑफ दिस कंट्री हैव लेवल प्ले फील्ड, दैट्स व्हाई कंस्टिट्यूशन चूज टू मेक पॉपुलेशन साइज ऑफ ईच कंस्टिट्यूएंसी इक्वल। दैट्स व्हाई कॉन्स्टिट्यूशन ने जो है प्रोविजन बनाया कि अक्रॉस द कंट्री जो ये कंस्टिट्यूएंसीज हैं उन सबका पॉपुलेशन साइज क्या होना चाहिए, मोर और लेस इक्वल, इन अप्रोक्सीमेट नंबर्स। कोई 10-20 हज़ार की पॉपुलेशन ऊपर नीचे उससे कोई फर्क पड़ता नहीं, लेकिन अप्रोक्सीमेटली इक्वल होना चाहिए। और कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा कि पॉपुलेशन जो है एरिया की चेंज होती रहती है, तो इसलिए कहा कि हर 10 साल बाद जो है इन कंस्टिट्यूएंसीज को रीड्रॉ किया जाए, रीडिमार्केट किया जाए to account for the population changes in these constituencies। ठीक है, तो हर 10 साल बाद जो है सेंसस होता है, लाइक फर्स्ट सेंसस वाज देयर इन 1951, देन 61, देन 71 एटसेट्रा। तो हर 10 साल बाद जो है इन कंस्टिट्यूएंसीज का जो टेरिटोरियल साइज है उसको चेंज किया जाने लगा। अभी भी आप देख सकते हो इन सभी टेरिटोरियल साइज ऑफ दीज कंस्टिट्यूएंसीज आर नॉट सेम, लाइक दिस कंस्टिट्यूएंसी इज वेरी लार्ज एंड दिस इज वेरी स्मॉल। ठीक है, तो हर 10 साल बाद जो है हम टेरिटोरियल साइज को जो है चेंज करने लगे। ठीक है,
और एक बात और, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, हमारा संविधान कहता है कि जो स्टेट्स हैं उनके बीच में सीट्स कैसे जो है डिस्ट्रीब्यूट होंगी, वो किस बेसिस पे होंगी, पॉपुलेशन. सो कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली प्रोवाइड्स द पॉपुलेशन विल बी डिटरमिनिंग फैक्टर फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट्स अमंग दी स्टेट्स. ठीक है, तो जिस स्टेट की पॉपुलेशन ज्यादा उसकी सीट्स भी ज्यादा. ठीक है, कि मान लीजिए कि यूपी की पॉपुलेशन जो है सपोज 8 करोड़ है और हम 10 लाख पॉपुलेशन पे एक सीट दे रहे हैं, तो यूपी को कितनी सीट्स मिलेंगी, 80. और महाराष्ट्र की मान लीजिए पॉपुलेशन है 4.8 करोड़, तो उसको कितनी सीट्स मिलेंगी, 48. ठीक है, हरियाणा की अगर 1 करोड़ है तो उसको 10 सीट मिल जाएंगी. तो पॉपुलेशन के हिसाब से सीट्स बांटी जाएंगी. बट हुआ क्या कि इन 1960s एंड 70s जो सदर्न स्टेट्स थी उन्होंने फैमिली प्लानिंग पे बहुत अच्छा काम किया. दे वर एबल टू अरेस्ट देयर पॉपुलेशन इंक्रीज. They were able to control the population size of their states. ठीक है, और जिसकी वजह से जो है उनकी पॉपुलेशन क्या हो रही थी, कम हो रही थी. बट नदर्न स्टेट्स में जो है पॉपुलेशन बढ़ रही थी. So they were not able to stop the rising population of their state. That's why फिर क्या होने लगा कि जब 1961 के बाद जो है 71 के बाद जो है फिर से हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट्स जो है करने लगे अमंग दी स्टेट्स, तो सदर्न स्टेट्स की सीट्स कम हो रही थी और नदर्न स्टेट्स की बढ़ रही थी. तो जिस स्टेट की सीट्स बढ़ेंगी इन दी लोकसभा तो उसकी पॉलिटिकल पावर भी बढ़ेगी. इट्स ऑब्वियस कि अगर आप यूपी के पास 80 सीट्स हैं और सिक्किम के पास 1 सीट है तो विच स्टेट इज मोर सिग्निफिकेंट इन पॉलिटिक्स, यूपी, है ना. तो फिर सदर्न स्टेट्स की जो है पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन कम हो रहा था. दैट्स व्हाई दे वर स्टार्ट प्रोटेस्टिंग कि वो बोले कि एक तो हमने एफर्ट्स करके जो है फैमिली साइज को रिस्ट्रिक्ट किया हमारी स्टेट्स में, पॉपुलेशन साइज को कम किया, और तुमने जो है इंस्टेड ऑफ गिविंग अस रिवार्ड्स यू हैव पनिश्ड अस बाय रिड्यूसिंग आवर पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन इन द लोकसभा. ठीक है, दैट इज व्हाई 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इन 1976 हैज बेसिकली फ्रीज नंबर 1 द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट्स अमंग द स्टेट्स, कि जितनी 1971 सेंसस के अकॉर्डिंग सीट्स डिस्ट्रीब्यूट होगी अमंग द स्टेट्स, ठीक है, वो जो है वैसे ही रहेंगी. इट विल रिमेन एज फिक्स्ड टिल ईयर 2000. इट विल रिमेन एज सेम एज इट इज टिल 2000. ठीक है, 2000 तक जो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट्स अमंग दी स्टेट्स जो है उसको फ्रीज कर दिया गया. सेकंड 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने क्या कहा कि जो टेरिटोरियल साइज है, दैट इज बेसिकली जो कंस्टिट्यूएंसीज की टेरिटरी का साइज है वो भी सेम रहेगा टिल ईयर 2000. ठीक है, समझ आई. फिर उसके बाद क्या हुआ कि 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आ गया, 2003 में आया. इसने क्या कहा कि जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट्स है अमंग द स्टेट्स वो तो रहेगी सेम. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट्स अमंग द स्टेट्स विल रिमेन सेम टिल 2026. यानी 1976 में भी यूपी के पास 80 सीट्स थी, तो 2003 में भी 80 सीट है और 2026 तक 80 सीट ही रहेंगी. उसके बाद देखेंगे. ठीक है, क्लियर. बिहार की जितनी सीट्स हैं आज उतनी ही रहेंगी, पंजाब की मान लीजिए 13 है, हरियाणा की 10 है, दिल्ली की 7 है, तो वो 2026 तक उतनी ही रहेंगी. दैट इज बीइंग प्रोवाइडेड बाय 83 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट. केरल के पास 13 है तो उतनी रहेगी, तमिलनाडु में 39 है तो उतनी ही रहेंगी. ठीक है, समझ आई. फिर उसके बाद जो है सेकंड थिंग व्हाट 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हैज प्रोवाइडेड कि विद इन स्टेट जो है टेरिटरीज का रीडिमार्केशन होगा एज पर द 2001 सेंसस. ठीक है, अब मान लीजिए यूपी की पॉपुलेशन 8 करोड़ थी इन 1971. ठीक है, तो एक और 80 सीट्स दी गई थी यूपी को, तो एक कंस्टिट्यूएंसी में कितनी पॉपुलेशन होगी, 10 लाख, अराउंड 10 लाख. ठीक है, तो यानी कानपुर, वाराणसी, इलाहाबाद सब में जो है 10 लाख जो है पॉपुलेशन होगी. समझे. अब मान लीजिए यूपी की पॉपुलेशन जो है 20 करोड़ हो चुकी है, सीट्स कितनी है, अभी भी 80. सो एक कंस्टिट्यूएंसी में कितनी पॉपुलेशन होगी, ज्यादा होंगी लगभग 25 लाख होगी, 25 लाख है ना, 25 लाख. तो यानी ये प्रयागराज हो, वाराणसी हो, ठीक है, कानपुर हो, सबकी पॉपुलेशन साइज क्या होगी, 25 लाख.
तो विद इन स्टेट जो है टेरिटरीज को डिमार्केट किया गया बेस्ड ऑन 2001 पॉपुलेशन, बट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट्स अमंग द स्टेट्स उसको जो है फिक्स कर दिया गया, यूनिफॉर्म कर दिया गया टिल 2026। ठीक है, अब 226 के बाद जो है नेक्स्ट सेंसस कब होगा? 2031 में। ठीक है, तो अब ये सवाल उठ रहा है कि जब 2031 में नया सेंसस होगा तो हम जो है वही अप्रोच सेम फॉलो करें, दैट इज बीइंग अडॉप्टेड बाय 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, कि जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट्स है अमंग द स्टेट्स उसको सेम रख दें, मे बी फॉर नेक्स्ट 50 इयर्स और 25 इयर्स। ठीक है, और विद इन स्टेट जो है फिर से टेरिटोरियल रीडिमार्केशन कर दे ऑफ द कंस्टिट्यूएंसीज ऑफ लोकसभा। ठीक है, पहला तो ये है, अगर ऐसे करते हैं फिर तो कोई कंट्रोवर्सी को डिस्प्यूट नहीं है। ठीक है, डिस्प्यूट जो है या कंट्रोवर्सी जो है दैट कैन बी इरप्टेड इफ वी चूज टू ईदर इंक्रीज द नंबर ऑफ सीट्स ऑफ लोकसभा, जैसे अभी नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग बन रही है तो उसमें जो आर्किटेक्ट ने जो वो नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग डिजाइन की उसको बोला गया था कि लोकसभा का जो चैम्बर बनेगा, ठीक है, उसको इस तरीके से डिजाइन करना कि उसमें कम से कम 850 लोग जो है बैठ सके। ठीक है, फिर गवर्नमेंट ने पहले से प्लानिंग की हुई है टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा। समझे? तो पहला तो अगर ऐसा होता है तो अगेन सदर्न स्टेट्स विल बी एट डिसएडवांटेज, क्योंकि फिर वही है कि 2031 या 21 के सेंसस के बेसिस पे जो है सीट्स की फिर डिस्ट्रीब्यूशन होगी। ठीक है, सेकंड सिनेरियो ये है कि कि अगर हम जो है सीट्स को एज इट इज ही रख दें तब कंट्रोवर्सी नहीं होगी। ठीक है, समझ आई? और ये डिलिमिटेशन करता कौन है, मतलब कि हु बेसिकली डिसाइड्स व्हाट विल बी द बाउंड्रीज ऑफ पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी? डिलिमिटेशन कमीशन। डिलिमिटेशन कमीशन जो है ये सब करता है, और डिलिमिटेशन कमीशन जो है एक एडहॉक स्टैच्यूटरी बॉडी है। इट्स एन एडहॉक बॉडी। एडहॉक मींस इट इज बीइंग कंस्टिट्यूटेड फॉर स्पेसिफिक पर्पस। moment that specific purpose is achieved, that body is going to be disbanded or dissolved। ठीक है, समझे? तो इसीलिए that body remain in existence for only temporary period। ठीक है, और ये स्टैच्यूटरी बॉडी है, इट इज ऑलवेज क्रिएटेड बाय लॉ ऑफ पार्लियामेंट। इट इज ऑलवेज क्रिएटेड बाय लॉ ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, तो टाइम टू टाइम जो है इसको क्रिएट किया जाता है। इसमें एक जो है रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं इसी कॉम्पोजिशन में, सेकंड जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, और उस स्टेट के इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, और ये तीनों मिलकर जो है डिमार्केशन ऑफ बाउंड्रीज ऑफ लोकसभा सीट्स करते हैं। ठीक है, तो अब तक जो है डिलिमिटेशन कमीशन 52, 63, 73, 2002 में कंस्टिट्यूट किया गया एवरी टाइम बाय लॉ ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, तो तक है कि डिलिमिटेशन कमीशन जो है बता देती है कि इस तरीके से जो है डिमार्केशन की जाए बाउंड्रीज की। ठीक है, वो रिपोर्ट जो है प्रेसिडेंट को देती है, प्रेसिडेंट उसको इंप्लीमेंट कर देते हैं उस। हाँ जी, हाँ, वहां पे भी इफेक्ट पड़ता है, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, उसके बाद जो है हमें देखो डिलिमिटेशन के साथ क्या करना है कि एवरी सेगमेंट ऑफ पॉपुलेशन को इक्वल रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड करना है। ये ना हो कि किसी पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी में सपोज की 50 लाख पॉपुलेशन है, ठीक है, उनका एक रिप्रेजेंटेटिव है। सेकंड पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी में सिर्फ 5 लाख पॉपुलेशन है, उनका एक रिप्रेजेंटेटिव है इन लोकसभा। ठीक है, तो किस पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी में, मान लीजिए ये बी का पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी है, ये ए पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी है, तो विच पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी इज बेटर रिप्रेजेंटेड? बी, इजंट इट? कम लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कम लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो लोग जो है अपनी शिकायतें जो है या अपनी जो एस्पिरेशन एंड नीड्स हैं वो जो है बेटर ढंग से जो है अपने रिप्रेजेंटेटिव को बता पाएंगे, है ना? दैट रिप्रेजेंटेटिव विल एबल टू कनेक्ट विद द पीपल इन बेटर मैनर देन द रिप्रेजेंटेटिव इन कंस्टिट्यूएंसी ए। तो क्या ये इक्वल रिप्रेजेंटेशन हुआ? नहीं। तो दैट्स व्हाई वी नीड टू मेक श्योर दैट एवरी सेगमेंट ऑफ पॉपुलेशन गेट इक्वली रिप्रेजेंटेड।
ठीक है, फेयर डिवीजन ऑफ ज्योग्राफिकल एरिया हो, ताकि ऐसा ना हो कि एक पॉलिटिकल पार्टी को दूसरे पे एडवांटेज मिल जाए, है ना। अगर मान लीजिए यूपी की 140 सीट्स हो जाए, केरल की जो है 10 हो जाए, या 9 रह जाए 13 से, और यूपी की 80 से 180 इंक्रीज हो जाए आफ्टर 2031 सेंसस, कि हम अज्यूम कर लेते हैं कि 2031 सेंसस के बाद जो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट्स जो है फिर से की जाएंगी, ठीक है। तो उस केस में जो है, जो केरल में पार्टी है सीपीआई और यूपी में पार्टी है एसपी या बीएसपी, तो कौन सी पार्टी ज्यादा पावरफुल हो जाएगी, एसपी बीएसपी और सीपीआई एसपी बीएसपी, समझे। तो उस पर्टिकुलर स्टेट की जो पार्टीज हैं वो ज्यादा पावरफुल हो जाएंगी एज कंपेयर टू दो स्टेट्स विच हैज लेसर नंबर ऑफ सीट्स इन पार्लियामेंट और लोकसभा, ठीक है। और व्हाट वी नीड टू मेक श्योर थ्रू डिलिमिटेशन इज 1 वोट 1 वैल्यू, ठीक है, 1 वोट 1 वैल्यू। क्योंकि क्या है कि देखो, अब सारा जो है हमारी जो नेशनल पॉलिटिक्स है, कहने को तो नेशनल पॉलिटिक्स है, ठीक है, लेकिन सारा जो फोकस है वो कहाँ रहता है, यूपी एंड बिहार, है ना। यूपी और बिहार में जो होता है वो नेशनल हेडलाइंस बन जाती हैं। वट एवर इज हैपनिंग इन नॉर्थ ईस्ट नोबडी बॉदर्स, नॉर्थ ईस्ट लाइक आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, ठीक है, कि नजर से दूर रहते हैं इसलिए दिमाग से भी दूर रहते हैं। वी आर जस्ट फोकस्ड ऑन यूपी एंड बिहार। तो यूपी एंड बिहार के वोटर्स की वैल्यू ज्यादा है या पीपल लिविंग इन नॉर्थ ईस्ट उनकी वोट वैल्यू ज्यादा है, यूपी एंड बिहार। ये हाउ पीपल ऑफ यूपी एंड बिहार आर गोइंग टू बी वोट in the next election, that is basically going to decide the future of national politics, समझे। so that's why जो मुद्दे यूपी बिहार के होते हैं वो पूरे देश के मुद्दे बन जाते हैं, जो मुद्दे यूपी बिहार के होते हैं वही पूरे देश के मुद्दे बन जाते हैं, isn't it? अब हिंदी मान लीजिए जैसे एग्जांपल के तौर पे, हिंदी जो है उसकी डिमांड उठती रहती है कि that should be made as medium of instruction in schools and that should be made official लैंग्वेज और नेशनल लैंग्वेज ऑफ दिस कंट्री। अब ये मुद्दा किसका है, यूपी और बिहार का है। पीपल लिविंग इन साउथ इंडिया, पीपल लिविंग इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया, है ना, ये इस आइडिया को पसंद नहीं करते, लेकिन यूपी और बिहार में ये बहुत पसंद करते हैं कि यस हिंदी शुड बी मेड नेशनल लैंग्वेज, इजंट इट। तो यूपी बिहार का मुद्दा जो है पूरे देश का मुद्दा बन जाता है, क्लियर। उसका कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस आर्टिकल 82 कहता है कि पार्लियामेंट जो है डिलिमिटेशन एक्ट पास करके आफ्टर एवरी सेंसस डिलिमिटेशन कर सकती है, ठीक है। उसके बाद जो है इसके फंक्शंस वो सब तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं। एक चीज हो रहा है कि डिलिमिटेशन कमीशन जो है शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए कौन सी सीट्स रिजर्व होंगी वो भी डिसाइड करती है, ठीक है। विच कंस्टिट्यूएंसी इज गोइंग टू बी रिजर्व्ड फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब इज बेसिकली डिसाइडेड बाय डिलिमिटेशन कमीशन, ठीक है। और उसके बाद जो है, हाँ, तो अब आते हैं मेन एनालिसिस पे कि जो नॉर्दर्न स्टेट्स हैं उनके जो है रिप्रेजेंटेशन ज्यादा है इन लोकसभा बिकॉज ऑफ देयर हाई पॉपुलेशन साइज, और सदर्न स्टेट्स जो है उनका पॉपुलेशन साइज कम है। क्यों? बिकॉज एक तो वहां पे पॉवर्टी कम हुई, दे हैव टेकन एफर्ट्स इन रिड्यूसिंग पॉवर्टी इन देयर स्टेट्स। सेकंड, जो सदर्न स्टेट्स है वहां की जीडीपी भी ज्यादा है एज कंपेयर टू नॉर्दर्न स्टेट्स, मतलब वहां के लोगों की इनकम भी ज्यादा है, बिकॉज दिस सदर्न स्टेट्स आर बेसिकली कोस्टल स्टेट्स, दैट्स व्हाई इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो है वहां पे जो है काफी ज्यादा होता है एज कंपेयर टू नॉर्दर्न स्टेट्स लाइक ऑफ यूपी एंड बिहार एक्सेट्रा, ठीक है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट ज्यादा होता है तो वहां पे इनकम भी ज्यादा होती है, ठीक है। और दे आर मोर इंडस्ट्रियलाइज्ड देन नॉर्दर्न स्टेट्स। अगर आप देखोगे मैन्युफैक्चरिंग स्टेट्स हमारे देश की, चाहे तो वो वेस्टर्न इंडिया में है महाराष्ट्र गुजरात, देन साउथ इंडिया में है लाइक कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्रा, तेलंगाना एक्सेट्रा। एजुकेशन में भी ज्यादा है, ठीक है, क्योंकि ग्रेजुएट्स जो हैं वो सदर्न स्टेट्स में ज्यादा है एज कंपेयर टू नॉर्दर्न स्टेट्स, ठीक है। हेल्थ आउटकम्स भी ज्यादा है। हम सबसे बड़ा एग्जांपल किसको देते हैं? केरल को ही, ठीक है, कि केरल का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर या हेल्थ सिस्टम जो है देश में बेस्ट है, ठीक है। तो हेल्थ आउटकम्स भी ज्यादा है, ठीक है। और गवर्नेंस भी वहां पे जो है एज अ रिजल्ट अच्छी आ रही है, क्योंकि अगर जनता पढ़ी लिखी है, जनता हेल्दी है, जनता के पास अच्छा खासा पैसा भी है हाथ में, तो वो जो रूलिंग पार्टी ऑफ द डे है उससे बेटर परफॉर्मेंस की डिमांड करेगी। अगर जनता इग्नोरेंट है, इलिटरेट है, पुअर है, बैकवर्ड है,
तो वो अपने राजनेताओं से जो है कोई अच्छी डिमांड नहीं कर पाएगी। They will not able to hold their political executive accountable for their performance। ठीक है, तो इसीलिए जो है वहां पे जो है उनको because of these factors they were able to restrict their population size। और नॉर्थ के लिए एडवांटेज क्या है कि पॉपुलेशन बढ़ रही है, that's why they get greater seats in लोकसभा। ठीक है, और इशू यही है कि अगर 2031 के अकॉर्डिंग जो है अगर हम स्टेट्स में जो सीट्स का रीडिस्ट्रीब्यूशन है वो कर दे तो तमिलनाडु, केरल एक्सेट्रा जो है दे आर गोइंग टू लूज 16 सीट्स एंड बिहार, उत्तर प्रदेश विल गेन एज मेनी एज 21 सीट्स। ठीक है, एग्जांपल के तौर पे अगर हम 2031 सेंसस के हिसाब से जो है हाइपोथेटिकली सीट्स का रीडिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो यूपी की सीट्स बढ़ के कितनी हो जाएंगी 143, और बिहार की कितनी हो जाएंगी 79, हरियाणा की 18, पंजाब की इस वक्त 13 है, हरियाणा की 10 है, तो पंजाब और हरियाणा की बराबर हो जाएंगी। बिकॉज पंजाब में भी जो है टोटल फर्टिलिटी रेट काफी कम है। ठीक है, वहां पे भी पॉपुलेशन जो है काफी लो लेवल पे जो है राइज हो रही है। ठीक है, तो पंजाब एंड हरियाणा विल बिकम इक्वल इन देयर रिप्रेजेंटेशन इन लोकसभा। दिल्ली की 12 हो जाएंगी। ठीक है, राजस्थान की 50, 52, गुजरात की 43, महाराष्ट्र की 76, बट टेक दिस केरल की जस्ट 20, फ्रॉम 13 टू 20, तमिलनाडु की 49 फ्रॉम 39। ठीक है, आंध्र प्रदेश तेलंगाना की 54। ठीक है, वेस्ट बंगाल की 60। समझे? सो क्लियरली जो है सदर्न स्टेट्स दे विल बी एट डिसएडवांटेज। जो रिलेटिव इंपॉर्टेंस है ऑफ सदर्न स्टेट्स वो कम हो जाएगी आफ्टर 2031 सेंसस इफ वी चूज टू रीडिस्ट्रीब्यूट द सीट्स। ठीक है, उसके बाद जो है शेड्यूल ट्राइब्स को भी इफेक्ट होगा, क्योंकि अब केरल में, तमिलनाडु में जो है प्रोपोर्शनेटली कम नंबर ऑफ जो है इंक्रीज ऑफ सीट्स होंगी, मतलब दे विल गेन वेरी लेस नंबर ऑफ सीट्स। ठीक है, एज कंपेयर टू दी नदर्न स्टेट्स। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा कि शेड्यूल ट्राइब्स की भी सीट जो है प्रोपोर्शनेटली कम हो जाएंगी। समझे? उनकी सीट्स भी प्रोपोर्शनेटली कम हो जाएंगी। जहां पे शेड्यूल ट्राइब की प्रीडोमिनेंट पॉपुलेशन डिसाइड करती है वही सीट जो है रिजर्व करेंगे उनके लिए। अब इस तरीके से समझो ना कि अभी जैसे मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे हम मान लेते हैं कि केरल में 13 सीट्स हैं। ठीक है, तो उसमें 22% शेड्यूल ट्राइब्स के लिए रिजर्व होंगी, 15 फॉर शेड्यूल कास्ट, 7.5 फॉर शेड्यूल ट्राइब। ठीक है, तो इसमें कितनी सीट्स रिजर्व हुई? लगभग 3 मान लो। ठीक है, अगर 20 है सीट्स केरल की तो 22% के हिसाब से कितनी सीट्स रिजर्व होंगी? 4। तो उनकी सीट्स कितनी राइज हुई? सिर्फ 1। So scheduled caste and scheduled tribes are also going to be comparatively less represented in Lok Sabha। समझे? उसके बाद जो है देखो क्या है कि आपको पता है कि जो इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स लेती है सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, उसमें से 41% सेंट्रल गवर्नमेंट, 59% जो है सेंट्रल गवर्नमेंट खुद रखती है, 41% को जो है अमंग दी स्टेट्स डिस्ट्रीब्यूट करती है। ठीक है, और उसके वैसे तो कई क्राइटेरियाज होते हैं टू डिस्ट्रीब्यूट द मनी अमंग दी स्टेट्स। ठीक है, लेकिन उसमें से एक क्राइटेरिया क्या होता है? पॉपुलेशन। तो अगर हम 2031 के पॉपुलेशन को क्राइटेरिया मानने लग जाएं तो हु विल गेट ग्रेटर शेयर ऑफ मनी? नॉर्दर्न स्टेट्स। एंड हु विल गेट लेसर शेयर? सदर्न स्टेट्स। समझे?
ठीक है। अगर मैं आपको रिलेटिवली बताऊं तो जो नदर्न स्टेट्स है उनका शेयर इन लोकसभा सीट्स विल इंक्रीज फ्रॉम 36% टू 43%, 36% to 43%. If you sum up the number of seats that present day states, that is UP, Bihar, Madhya Pradesh, Rajasthan, Chhattisgarh, Jharkhand, ठीक है, etc. has in लोक सभा, ठीक है, वो आज कितनी है 36% ऑफ टोटल नंबर ऑफ सीट्स, ठीक है। एंड अगर हम जो है रीडिस्ट्रीब्यूट करते हैं बेस्ड ऑन 2031 सेंसस, तो वो जो है बढ़कर हो जाएगा 43%, ठीक है। और सदर्न स्टेट्स का जो शेयर है दैट इज क्यूमुलेटिव शेयर ऑफ कर्नाटका, केरल, तमिलनाडु, आंध्रा एंड तेलंगाना, ठीक है, वो आ जाए 23%, ठीक है। और वो कम होके कितना हो जाएगा 19%। सो देयर शेयर विल डिक्रीज फ्रॉम 23% टू 19%। तो फिर जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज होंगी उनका मेन फोकस क्या रहेगा, नदर्न स्टेट्स। उनका ये रह जाएगा कि अगर ये नदर्न स्टेट्स जीत ली तो वी विल एबल टू फॉर्म द गवर्नमेंट, बिकॉज वी विल एबल टू प्रूव द मेजोरिटी इजिली इन द लोकसभा, ठीक है। अभी भी देख लो जैसे बीजेपी की 300 सीट्स हैं, इट इज ग्रेटर देन द मेजोरिटी मार्क 272 इन लोकसभा। तो वो 300 सीट्स जो है आप देखोगे कि सदर्न स्टेट से बहुत ही मिनिमल आई है, एक्सेप्ट कर्नाटका, तमिलनाडु, केरल, तेलंगाना, आंध्रा से बीजेपी को बहुत कम नंबर ऑफ सीट्स मिली, डिस्पाइट द फैक्ट कि सदर्न स्टेट्स में मान लीजिए हम ये अज्यूम कर ले कि उसको सीट्स नहीं मिली, तब भी बीजेपी को मेजोरिटी मिल रही है। लेकिन अगर ये जो है शेयर ऑफ नदर्न स्टेट्स और बढ़ जाता है तो यू कैन इजिली अज्यूम कि जो नॉर्थ इंडिया जीत गया वो सरकार बना गया। तो सदर्न स्टेट्स की जो पॉलिटिकल रेलेवेंस है वो कम होती जाएगी, ठीक है। उसके बाद जो है डेमोग्राफिक डिविडेंड, कि इट्स लाइक गिविंग अ मैसेज टू सदर्न स्टेट्स कि जैसे ये बोला जाता है ना कि इफ यू डू नॉट परफॉर्म देन यू आर गोइंग टू बी पेरिश्ड, ठीक है, कि अगर आप परफॉर्म नहीं करोगे तो आप यू आर गोइंग टू बी फिनिश्ड। सदर्न स्टेट के केस में क्या हो जाएगा कि इफ यू परफॉर्म देन आल्सो यू आर गोइंग टू बी पेरिश्ड, ठीक है, कि उन्होंने मेहनत करके पॉपुलेशन साइज को कम कर दिया, इवन तब भी जो है उनको नुकसान ही हुआ। नदर्न स्टेट्स हैज नॉट परफॉर्म, स्टिल दे गेट बेनिफिटेड, समझे। तो रिकमेंडेशंस यही है कि अगर हमें नंबर ऑफ सीट्स बढ़ानी है तो जो रिलेटिव शेयर है between the northern states and southern states, or between the states who has done good work in restricting population size and those states which were not able to control their population size, उनके बीच का जो relative share है वो proportionate रहे, वो fair रहे, वो just रहे, ठीक है। अगर southern states का आज जो है लोकसभा में 23% शेयर है तो वो 23% ही रहे आफ्टर 1931 सेंसस, तभी जो है हमें इसको इंक्रीज करना चाहिए, ठीक है। जो सदर्न स्टेट्स का 23% है वो 23 रहे, और जो नदर्न स्टेट्स का 36% है वो 36% ही रहे। तो यानी हमें फिर क्या करना पड़ेगा, प्रोपोर्शनेटली जो है सदर्न स्टेट्स की ज्यादा सीट्स बढ़ानी पड़ेंगी एज कंपेयर टू नदर्न स्टेट्स, ठीक है। उसके बाद जो है आफ्टर पॉलिटिकल कंसेंसस ही ये सब करें, अदरवाइज फिर देश में क्या होंगे, पॉलिटिकल प्रोटेस्ट और हंगामा, अपरोड, ठीक है, चक्का जाम, ये सब होना स्टार्ट हो जाएगा। तो वो ना हो, तो इसलिए अच्छा है कि सभी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ कंसेंसस बिल्ड करके ही हम आगे बढ़े, ठीक है। और अगर हम एग्जिस्टिंग पोजीशन भी बनाते हैं तब भी कोई उसमें ज्यादा बड़ा हार्म नहीं है, लेकिन अगर हम नंबर इंक्रीज कर देते हैं तब उसमें थोड़ा फायदा हो सकता है कि पीपल विल गेट बेटर रिप्रेजेंटेड इन लोकसभा, बिकॉज अगर हम नंबर ऑफ सीट्स बढ़ाते हैं तो जो टेरिटोरियल साइज है और छोटा हो जाएगा, बिकॉज एग्जिस्टिंग टेरिटोरियल कंस्टिट्यूंसी विल बी डिवाइडेड सपोज इन टू पार्ट्स, सपोज दिस इज द प्रेजेंट टेरिटोरियल साइज ऑफ लोकसभा सीट, ठीक है। तो अगर हम नंबर ऑफ सीट्स बढ़ाते हैं तो सपोज इट गेट डिवाइडेड इनटू, ठीक है, तो पॉपुलेशन साइज, टेरिटोरियल साइज जो है लोकसभा सीट का क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। सो पीपल विल बी एबल टू कनेक्ट विद देयर रिप्रेजेंटेटिव इन बेटर मैनर, समझे, कि पहले जो है वो मान लीजिए 50 लाख की पॉपुलेशन को डील करना था, अब सिर्फ उसको 25 लाख की पॉपुलेशन को डील करना पड़ेगा। तो एमपी जो उनकी ग्रीवेंसेस को बेटर एड्रेस कर पाएगा, ठीक है।
दैट इज व्हाट वी नीड टू मेक श्योर।